बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जराए का कहना है कि अफगानिस्तान के मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हर सवाल का जवाब दलाइल और बैकग्राउंड के साथ दिया। तफसीली जवाबात पर बाज मौके पर शुरका ने डेस्क भी बजाई। शहबाज शरीफ ने कहा ऐसी ब्रीफिंग्स होती रहनी चाहिए। बिलावल बोले अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हकायक खुलकर सामने आ गए, ब्रीफिंग से मुतमईन है। अस्करी हुक्काम ने वाजे किया कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत कई पार्लिमानी लीडर्स ने आर्मी चीफ से अलहदा मुलाकातें भी की। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए का कहना है कि अफगानिस्तान के मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हर सवाल का जवाब दलाइल और मुकम्मल बैकग्राउंड के साथ दिया। शुरका ने कई मौक़ों पर डेस्क भी बजाई। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। उन्होंने कहा कि ऐसी ब्रीफिंग्स होती रहनी चाहिए, हमारे बहुत से खदशात दूर हो गए। बिलावल बोले अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हकायक खुलकर सामने आ गए। उन्होंने ब्रीफिंग पर अपने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत कई पार्लिमानी लीडर्स ने आर्मी चीफ से अलहदा मुलाकातें भी की। ब्रीफिंग के दौरान अस्करी हुक्काम ने वाजे किया कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं, हमारा कैंप बस पाकिस्तान है, अब हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अफगान गुरोहों को एक मेज पर लाने और राबतों से मुताल्लिक शुरका को एतमाद में लिया। अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं दिए जाएंगे, किसी अफगान गिरोह की हिमायत नहीं कर रहे, पाकिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में हुकूमत, अपोजिशन और अस्करी क़यादत एक पेज पर नजर आई। इजलास में अफगान मसले और पाकिस्तान की पॉलिसी पर तफसीली ब्रीफिंग और मुशावरत हुई। इजलास के शुरका ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का खैर मकदम करेगा। इजलास तवील होने की बिना पर एक सेशन मजीद मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। आइंदा इजलास में पाक भारत ताल्लुकात और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी गौर होगा। शुरका की जानिब से हुकूमत को सिफारिशात भी पेश की जाएंगी। कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास, अगला इजलास चंद रोज बाद होगा। अफगानिस्तान से अमरीका और इत्तेहादियों का इनखला जारी है। अमरीकी फौज ने बग्राम एयरबेस 2 दहाइयों बाद मुकम्मल खाली कर दिया। ज़राए अमरीकी वजारत दिफा के मुताबिक बग्राम एयरबेस को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से अप्रैल के वस्त में अफगानिस्तान में 2 दहाइयों से जारी जंग को खत्म करने और फौज को वापस बुलाने का ऐलान किया गया था। NSC मीटिंग और पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। रुस्तम शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रुस्तम शाह साहब, अफगानिस्तान के मसले पर जिस तरह वज़ीर आज़म खुलकर बोले, अब खबरें आ रही हैं कि अस्करी क़यादत ने भी वाज़े कर दिया है कि हम अब किसी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं है। मुख्तसर ये कि ये पाकिस्तान की नई अफगान पॉलिसी का ऐलान है, लेकिन अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, इसमें पाकिस्तान का गैर जानिबदार रहना आपको मुमकिन लगता है? देखिए, पहले भी मुमकिन था, पहली भी गलती हुई जब हमने कभी हिकमत यार की, कभी आज़ाद बेग की और कभी किसी और की और कभी अहमद शाह मसूद की और कभी तालिबान की हमने तरफदारी की। वो पहले भी गलत था, आज भी गलत है, आइंदा भी गलत होगा। अफगानिस्तान में न कोई फेवरेट होना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन आए और स्टेबिलिटी आए, हमारा बॉर्डर महफूज हो और सेंट्रल एशिया के साथ अफगानिस्तान के रास्ते हमारे ताल्लुकात जो है वो बढ़ते रहें। हमारा यही हदफ है। गवर्नेंस सिस्टम क्या हो, कैसे वो मैनेज करते हैं, किसकी हुकूमत आती है, उससे हमारा कोई रुस्तम शाह साहब, वजीर आजम बार बार दोहरा चुके हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं दे रहा है। अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग में भी यही बात सामने आई है कि हम अब किसी कैंप का हिस्सा नहीं होंगे। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अमेरिका की नाराजगी मोल ले सके? ना, अमेरिका को हमारे अड्डों की जरूरत है। अमेरिका के पास सेंट्रल एशिया में भी अड्डे हैं, गल्फ में भी अड्डे हैं, इंडियन ओशन में भी अड्डे हैं, अरेबियन सी में भी अड्डे हैं। उनको पाकिस्तान के अड्डों की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद कभी भी वो इस पे नहीं सोचेंगे कि दोबारा अफगानिस्तान की लड़ाई में अपने आप को फंसा दें। 20 साल का तजुर्बा उनके लिए काफी है। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अड्डे नहीं देगा, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन उसूलन हमें कभी भी न अड्डे देने चाहिए, न पहले अड्डे देने चाहिए थे।
और न इसके कोई मुज़र असरात मैं देख सकता हूँ कि पाकिस्तान पर पड़ेंगे। ये कोई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दीगर खबरों में आपको बताया, नैब ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, बदमाशी नहीं चलेगी। 31A का नोटिस भेजें, जवाब दूंगा, जमानत नहीं करवाऊंगा। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का मुतालबा करने पर नैब के पेट में मरोड़ पड़ गए। वजीर तालीम सिंध सईद गनी नैब के खिलाफ फट पड़े, कहा नैब की प्रेस रिलीज लगाएं, मैं तौहीन नैब का मुर्तकिब हुआ हूँ, तो उसे इस्तेमाल कर रहा है, अपनी वीडियो की वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं तो ओहदा छोड़ दें। मुझे तो इस हुकूमत की तरह इंतहाई नालायक और नाअहल भी है, बेशर्म तो थे ही। मैं दावा करता हूँ, मुतालबा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ नालायकों को, बेशर्मों को कि ये इस कमेटी की मीटिंग बुलाएं और मुझे नोटिस भेजें 31A में, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके मुताबिक। मैं इनको उनके मुंह पे बैठ कर इनके सारे करतूत हैं वो बेनकाब करूंगा और मैं बताऊंगा कि ये नैब को किस तरह इमरान नियाजी के इशारों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मिसयूज नैब के कानून का अगर कोई शख्स कर रहा है तो वो चेयरमैन नैब कर रहा है। तो ये चेयरमैन नैब ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों। मैंने बार बार कहा है कि वो जो वीडियो आई थी जिसको बाद में रुकवा दिया गया, हमें नहीं पता उस खातून का क्या हुआ, उस FIA की तहकीकात का क्या हुआ जो चेयरमैन नैब की इस वीडियो के बाद FIA को दी गई थी। ये बदमाशी जो नैब ने मचाई हुई है मुल्क के अंदर, ऐसे नहीं चलेगी। आप बड़ी वो मेरी गाड़ियों की वीडियोस बनाते हैं ना, देखते हैं कि कहाँ पे क्या मेरी गाड़ी इस्तेमाल हो रही है। आप जाएं और देखें क्या कोई केस प्रॉपर्टी जो घर उन्होंने अगर किसी का पकड़ा है, किसी की गाड़ी पकड़ी है, किसी का और कोई एसेट उन्होंने कब्जे में लिया है, ये अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इनके ऑफिसर्स उन घरों को इस्तेमाल करते हैं, इनके ऑफिसर्स उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। अहम खबर दें आपको, रहनुमा पीपल्स पार्टी मसूद रहमान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मसूद रहमान अब्बासी की मुआफ़ी मुस्तरद कर दी। अदालत का मुलजिम पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। गुलाम मुर्तज़ा इस केस के हवाले से मजीद आगाह करेंगे। गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में मसूद रहमान अब्बासी तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। 4 रुकनी बेंच ने ये समाअत की है और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है इसकी सरबराही कर रहे थे। अदालत ने मसूद रहमान की जो माफ़ी की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया है और उन्हें कहा है कि आप पर अगले हफ्ते जो है फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मसूद रहमान अब्बासी ने कहा कि वालदा की वफात और घरेलू झगड़ों से परेशान हूँ, जो गुफ्तगू मैंने की मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि किसको मुतासर करने के लिए आपने ये गुफ्तगू की थी। FIA से कहा गया है कि वो खोज लगाए कि ये तकरीर, ये जो बयान है क्या इसमें कोई इसकी पार्टी की लीडरशिप मुलव्वस थी। सोचे समझे मंसूबे के बगैर ऐसी तकरीर करना मुमकिन नहीं है, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने ये कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को इस हवाले से प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है और ये कहा है कि आप इससे पहले भी कई ऐसी तकरीरें कर चुके हैं। मसूद रहमान अब्बासी ने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस के खिलाफ इतने सख्त रिमार्क्स नहीं दिए, तो अदालत ने कहा कि अदालत आपको आपकी औकात याद दिलाएगी। आप कह रहे थे कि मैं औकात याद दिलाऊंगा, लेकिन अदालत आपको आपकी औकात जो है वो याद कराएगी। उन्होंने अदालत ने उनसे कहा कि हमने बुला लिया है आपको, अब आप अपनी औकात दिखाएं, अब हमें बताएं। मसूद रहमान अब्बासी ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। तो जस्टिस जाजुल हसन ने कहा कि आपने किस बुनियाद पर चीफ जस्टिस को सेक्टर इंचार्ज कहा था। ठीक है, ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर दें आपको, तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि UN जनरल असम्बली ने इस्लामोफोबिया की बुनियाद पर दहशत गर्दी के खतरात से निपटने पर जोर दिया है। UN ने नज़रसानी शुदा ग्लोबल टेररिज्म स्ट्रेटजी की इत्तेफाक राय से मंजूरी दे दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने OIC मुमालिक से मिलकर इस्लामोफोबिया को दहशत गर्दी का उभरता खतरा करार दिया था। बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर अब्बास से। अनवर, मजीद क्या बताया गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से? जी बिल्कुल, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है जिसमें कि ग्लोबल टेररिज्म स्ट्रेटजी के तहत जनरल असम्बली ने इस्लामोफोबिया की बुनियाद पर दहशत गर्दी से निपटने पर जोर दिया है, इसको सराहा गया है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि UN जनरल असम्बली ने नज़रसानी शुदा ग्लोबल टेररिज्म स्ट्रेटजी की इत्तेफाक राय से मंजूरी दे दी है और इस्लामोफोबिया नस्ली बुनियादों और जीनोफोबिया की बुनियादी के खतरात से निपटने पर जोर दिया है। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना था कि पाकिस्तान ने
दीगर OIC ममालिक से मिलकर इस्लामोफोबिया को दहशतगर्दी का उभरता हुआ खतरा करार दिया है। तर्जुमान मुफ्ती खाजा ने यह भी कहा है कि खास तौर पर दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर। बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। FIR से सिर्फ नाम नहीं, मुकदमा खारिज किया जाए। बलूचिस्तान असम्बली के अपोजिशन अरकान डट गए। आज 12वें रोज भी कोयटा के थाना बिजली रोड से ना उठे। अरकान का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी होने तक थाने से नहीं उठेंगे। रिपोर्ट आपने देखी। इसी बारे में मजीद ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो हासिल करते हैं। आजम उल्फत हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आजम बताइएगा। जी हाँ, आज 12वें रोज भी बलूचिस्तान की अपोजिशन की तमाम अरकान बिजलीघर थाने में धरना दिए बैठे हुए हैं। हमारे साथ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रुकन असम्बली सीनियर पार्लियामेंट्रियन अकबर मेंगल मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि अकबर साहब बताइए कि वो क्या वजूहत है कि अब तक आप थाना छोड़ने के तैयार नहीं। देखें, जिस तरह इलेक्शंस हुए बलूचिस्तान में, चोर दरवाजे से चोर लोगों को मुसलत किया गया बलूचिस्तान के ऊपर, 2 दिन में पार्टियां बनाई गई। उसके बाद 3 साल हम बर्दाश्त करते रहे। तीसरा साल इस दफ़ा भी तकरीबन आपने ख़ुद देखा, जिस तरह चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए उसी तरह चोर दरवाजे से इन्होंने बजट आके पेश किया। जो मेन गेट है, जो मेन राहें हैं, रास्ते हैं, वो उनसे हट के चोर दरवाजे से आए। और आवाम का बजट नहीं है, अपने लोग पैदा किए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हल्के में। ख़ुद कमीशन में बराबर के शरीक वज़ीर आला साहब और स्लीपिंग पार्टनर बन रहे हैं। मादनियात के कई जो है हज़ारों एकड़ अराजी जो है उन्होंने गैर मकामी लोगों को अलर्ट किया है और पार्टनर बना हुआ है और कमीशन में बराबर का शरीक है। तो कब तक जारी रहेगा? धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके अपनाए जाएंगे। जैसे कि हमें अकबर मेंगल साहब FIR मुकम्मल तौर पे वापस नहीं ली गई, सिर्फ आजम बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं। FBR ने 2020-21 में तारीखी 4732 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू की मद में इकट्ठा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBR के लिए तारीफी ट्वीट दाग दिया। वज़ीर आज़म ने लिखा कि FBR ने अपने हदफ 4691 अरब से ज़्यादा टैक्स जमा किया। ये कलेक्शन गुज़िश्ता साल से 18% ज़ायद है। हदफ हमारी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस माशी तरक्की की गवाही देता है। अल्हम्दुलिल्लाह 18% इजाफे के साथ पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट का हदफ इस साल 2020 और 21 में हासिल हो गया है। अगर सर्विस सेक्टर को शामिल करें तो ये 31 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इंशाअल्लाह आइंदा बरसों में पाकिस्तान का एक्सपोर्टर पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का अहम सुतून होगा। और सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आतिल शेख ने कहा है कि वो पानी के मसले पर पंजाब और वफाक से बात करने को तैयार हैं। सिंध के हुकूक का हर सतह पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि सिंध में VVIPs को पानी के आउटलेट्स की सहूलियात हासिल हैं। यहाँ चोरी और सीना जोरी का कानून राइज है। बिलावल भुट्टो को अपने फार्मूले के तहत पानी की किल्लत समझना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी परवशा खान ने हुकूमत पर कश्मीर पर सौदेबाजी का इल्ज़ाम धर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मौजूदा दौरे हुकूमत में सुकूत कश्मीर हुआ है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। सुकूत कश्मीर हुआ 70-60 दहाइयों में, तो इस हुकूमत के तहत हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि आधा तो आप दे चुके हैं, लेकिन बचे कुचे को हम नहीं देने देंगे। कश्मीर पॉलिसी जो है उस पर कुछ कहने से पहले इस हुकूमत की टांगें कांपती हैं। हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे कारकुनों पर, हमारे कैंडिडेट्स पर दबाव खत्म किया जाए। हम किसी सूरत मैदान से नहीं भागेंगे। वो जो कहते हैं सिंध में कोई तरक्की नहीं हुई, धर्म सिंध हुकूमत का बनाया हुआ सड़कों का खूबसूरत नेटवर्क देख सकते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट में वीडियो शेयर कर दी। लिखा, 15 साल कबल कराची से थर जाने के लिए 8 घंटे से ज़ायद वक्त लगता था और अब सिर्फ 4.5 घंटे लगते हैं। पाकिस्तानी अवाम करप्शन का खात्मा और बदउनवान अनासर का कड़ा एहतिसाब चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मुल्क को लूटने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाए।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि करप्ट अनासर ने मुल्क कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मुल्क को लूटने वाले अंजाम से नहीं बच सकेंगे। तहरीक इंसाफ के करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद नतीजा खैज साबित हो रही है। वजीर आज़म इमरान खान के दौर में करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। खेलों की खबरों में आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। असद शफीक, हैदर अली, हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छिन गया। मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, शान मसूद और उस्मान शनवार कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। MD PCB वसीम खान ने कहा कि इस साल 8 नए खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। नाकिस कारकर्दगी पर 9 खिलाड़ियों से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया गया। हसन अली 1 साल बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने में कामयाब हो गए। नए टैलेंट में शाहनवाज धानी, इमरान बट और उस्मान कादिर ने जगह बना ली, जबकि शाहनवाज धानी, उस्मान कादिर और इमरान बट को पहली बार इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है और कई खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है उसके मुताबिक असद शफीक, हैदर अली, हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया है।